हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं आपको बिल्कुल एग्ज़ाम में आने वाले वो प्रश्न बताऊंगा जो हमेशा आते हैं और आपके एग्ज़ाम में आएंगे और आए थे भी। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न की वीडियो डालते रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे पद्य साहित्य और गद्य साहित्य के इतिहास से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आते हैं, तो उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पेपर में ये प्रश्न 100% आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पद्य साहित्य का इतिहास नाम से ही मतलब पद्य, जो मतलब पद में लिखा रहता है, जो गद्य में नहीं लिखा रहता, तो उसे क्या कहते हैं? पद्य साहित्य का इतिहास। पहला अपना रहेगा वीरगाथा काल, जिसे आदिकाल कहते हैं। तो इसका समय पूछा जा सकता है कि वीरगाथा काल यानी कि आदिकाल का समय कब से कब तक था। तो विक्रम संवत, दोस्तों ध्यान में रखना, विक्रम संवत 1050 से 1375 तक वीरगाथा काल का समय था। और भक्ति काल का, दोस्तों भक्ति काल का था 1375 से 1700 तक। और रीति काल का था 1700 से 1900 तक। और आधुनिक काल का था 1900 से अब तक। दोस्तों ध्यान में रखना, ये हमेशा पूछा ही जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। वीरगाथा काल की विशेषताएं। वीरगाथा काल की विशेषताएं, दोस्तों दो विशेषताएं आएंगी आपको लिखने को, दो विशेषताएं लिख देना। राज्य आश्रित चारण कवि और आश्रयदाताओं राजाओं की प्रशंसा पर केंद्रित था। और वीरगाथा काल के दो कवि, तो चंद्रवरदाई आपने 9th में पढ़े होंगे कि चंद्रवरदाई की रचना पृथ्वीराज राजसो और विद्यापति नहीं दोस्तों, ये नरपति नाल बीसलदेव रासो, ये दो रचनाएं आप याद कर लेना। बिल्कुल आपके एग्जाम में ये प्रश्न 100% आने वाला है, बिल्कुल लिख के दे रहा हूँ दोस्तों। दूसरा, भक्ति काल की विशेषताएं। तो भक्ति काल की विशेषताएं बहुत ही सरल दोस्तों। भक्ति काल में सूरदास जी हुए, मीराबाई हुई, तुलसीदास, ये सब वगैरह जो हुए तो वो भक्ति काल में हुए। तो इनकी दो विशेषताएं, ईश्वर भक्ति और गुरु महिमा। तो इनमें अपन थोड़ा वर्णन कर देना, तभी आपको 2 नंबर मिलेंगे दोस्तों। वर्णन के बिना आपको 2 नंबर मिलने की संभावना कम हो जाती है, तो आपको वर्णन भी करके आना है। तो भक्ति काल की दो विशेषताएं कौन कौन सी? ईश्वर भक्ति और गुरु महिमा। तो भक्ति काल की दोस्तों दो शाखाएं थी, दो शाखाएं कौन कौन सी? सगुण और निर्गुण। तो सगुण के अंतर्गत राम भक्ति और कृष्ण भक्ति आती है, मतलब जो सत्य रहता है वो राम भक्ति कृष्ण भक्ति में आता है, और जो निर्गुण है वो ज्ञान मार्ग और प्रेम मार्ग में आता है। तो अब हम इनको, ये शाखाएं भी लिखने को आती है दोस्तों, अब इनको हम और डिस्कस देख लेते हैं। तो निर्गुण दोस्तों अपन ने पढ़े थे। तो निर्गुण में ज्ञान मार्गी मतलब कि कबीरदास जी आते हैं, और इनकी रचनाएं तो आप सभी को पता ही होगा, आपने कभी परिचय याद किया होगा तो सातकी सबद बीजक रमेनी, तो इनकी रचनाएं हो गई। अब निर्गुण में एक और प्रेम मार्गी आते हैं। तो प्रेम मार्गी में दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत और मृगावती, ये हो गई। अब सगुन में राम भक्ति में तुलसीदास को तो पहचानते होंगे, आप जानते होंगे। तो तुलसीदास जी ने क्या किया? रामचरितमानस और कवितावली लिखी थी। और कृष्ण भक्ति में आ जाएगा सूरदास, तो सूरदास ने सूर सागर सूर सरावली ये रचना की थी। अब रीति काल की विशेषताएं बिल्कुल ध्यान से देखना दोस्तों, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कई बार। तो रीति काल की विशेषताएं संसारी सुख का प्रधान और नायिका भेद प्रकृति चित्रण, ये 3 विशेषताएं आप याद कर लेना दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। आगे रीति काल के प्रमुख कवि। तो रीति काल के प्रमुख 2 कवि, 3 कवि भी याद रख सकते हैं। तो ये 3 कवि आप देख रहे हैं दोस्तों, इनको बड़े ध्यान से आप याद कर लेना। तो बिहारी, बिहारी की रचनाएं हैं बिहारी सतसई, और भूषण की रचनाएं हैं शिवराज भूषण। बिहारी नाम से ही स्पष्ट है, बिहारी सतसई, और भूषण शिवराज भूषण। और घनानंद जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय था, तो सुजान सागर, आपने चंद्रगुप्त मौर्य सीरियल देखे होंगे तो आपको याद आना चाहिए सुजान सागर, घनानंद। अब आधुनिक काल, मतलब आधुनिक काल जो अभी चल रहा है, तो उस काल का अपन देख लेते हैं। आधुनिक काल बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, ये सारणी आपको बनाने के लिए आ सकती है कि आधुनिक काल का अपन वो बनाए। तो आधुनिक काल को दोस्तों 6 भागों में बांटा गया है। पहला भारतेंदु युग, इसका समय था सन 1800, सन यहाँ पर क्या दिया है? सन 1850 से 1900 तक भारतेंदु युग। और दूसरा आता है द्विवेदी युग, 1900 से 1920 तक। छयवादी युग 1920 से 1936 तक। प्रगतिवादी युग 1936 से 1943 तक। और प्रयोगवादी युग 1943 से 1950 तक। नई कविता 1950 से आज तक, आप ये याद कर लेना। अब भारतेंदु युग, भारतेंदु युग को हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार माना जाता है। इस युग का समय सन 1850 से 1900 तक का था, है ना कि नहीं? भारतेंदु युग का अपन ने अभी भी देखे। इस युग के कवियों में नवीन के प्रति मोह, मतलब जो नया है उसके प्रति मोह
और प्राचीन के प्रति आग्रह था। तो ये दो विशेषताएं भी इस युग की हो जाएगी कि नवीन के प्रति मोह और प्राचीन के प्रति आग्रह था। इस युग में कविता के क्षेत्र में ब्रज भाषा तथा गद्य के क्षेत्र में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। इस युग के कवि साहित्यकार कवि की अपेक्षा समाज सुधारक वो सब रहे। अब भारतेंदु युग की विशेषताएं अपन अपने मन से भी कर सकते हैं यदि आपको उसका अच्छे से पता है। तो भारतेंदु युग को दोस्तों क्या कहा जाता है, हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार माना जाता है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 1 नंबर में भी आ सकता है। भारतेंदु युग की विशेषताएं देख लेते हैं। देश प्रेम का भाव, जनजीवन का चित्रण, ये भारतेंदु युग की विशेषताएं हो गई। द्विवेदी युग की विशेषताएं कुछ इस प्रकार है और प्रगतिवादी युग की है मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप देख लेना, इनको याद कर लेना। अब दोस्तों अपने लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है गद्य साहित्य का इतिहास, जो आपको क्लास 9th 10th 11th 12th में भी यही प्रश्न आएंगे। 100% लिख के देता हूँ दोस्तों, ये प्रश्न यदि आपने याद कर लिए तो हिंदी में आपके नंबर 1 भी नहीं कटने वाले हैं। तो आप गद्य साहित्य के इतिहास को भी पूरा का पूरा देख लें और इसे अच्छे तरीके से समझ लें। बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझा दूंगा दोस्तों। पहला है यहाँ, भारतेंदु युग को हिंदी गद्य का जनक, युग नहीं दोस्तों, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया वो, भारतेंदु को, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, भारतेंदु को हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है दोस्तों उन्हें, क्योंकि भारतेंदु से पूर्व, मतलब जो भारतेंदु कवि थे उनसे पहले हिंदी गद्य का व्यवस्थित साहित्य नहीं मिलता, इसलिए उन्हें हिंदी गद्य का जनक माना जाता है। ये हो गया अपना एक प्रश्न। आप यदि याद नहीं होगा तो फिर से वीडियो देख लें ये वाला प्रश्न का। दूसरा निबंध, तो निबंध दोस्तों, निबंध शब्द नि धन बंध से मिलकर बना है, वो तो स्पष्ट है, निधन बंध, जिसका अर्थ अच्छी तरह बंधी हुई परिमार्जित प्रौढ़ रचना से है। निबंध अपने आधुनिक रूप में, ऐसे अपन जो बोलते हैं ना, ऐसे काय का लिख के आया है ऐसे पेपर में, तो अपन इस तरीके से बोलते हैं, तो उसे ही निबंध कहते हैं दोस्तों, आप सभी को पता होगा। तो निबंध अपने आधुनिक रूप में ऐसे शब्द का पर्याय है, यानी कि पर्यायवाची, उसके अनेकों शब्द होते हैं उसी के, तो उसे पर्यायवाची कहते हैं। तो ऐसे शब्द का पर्यायवाची निबंध है। अभिप्राय यह है कि यहाँ से अपनी परिभाषा बनती है, किसी विषय का भली भांति प्रतिपादन करना या परीक्षण करना निबंध कहलाता है। निबंध किसे कहते हैं, किसी विषय का भली भांति परीक्षण करना या प्रतिपादन करना क्या कहलाता है, निबंध कहलाता है। अब बाबू गुलाब राय के अनुसार दोस्तों परिभाषा पूछ सकता है कि निबंध की परिभाषा बाबू गुलाब राय के अनुसार दीजिए। तो निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं, गद्य रचना बोल रहे हैं दोस्तों इसमें, निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सोचता और सजीवता के साथ किया गया हो। तो आप आगे और दोस्तों हैं दोस्तों, ये नाटक और एकांकी दोस्तों आपके 9वीं से लेकर 12वीं तक हमेशा देखने को मिलेगा और कॉलेज में भी ये आपका पीछे नहीं छोड़ेगा दोस्तों। तो आप इन्हें बिल्कुल अच्छे से रट लीजिए। ये 4 नंबर का भी आता है, कभी 2 नंबर का भी आता है, कभी आता भी नहीं है। तो देख लेते हैं नाटक। नाटक में अनेक अंक होते हैं और एकांकी में 1 अंक होता है। नाटक में आधिकारिक के साथ सहायक और गौण कथाएं भी होती हैं और एकांकी में एक ही कथा घटना रहती है। कथानक की विकास प्रक्रिया कैसी रहती है, धीमी रहती है किसमें, नाटक में, और एकांकी में कथानक आरंभ से ही चरम लक्ष्य की ओर द्रुत गति से बढ़ता है, मतलब कि बहुत ही स्पीड, हाई स्पीड से बढ़ता है दोस्तों एकांकी में। और नाटक के कथानक में फैलाव और विस्तार रहता है और एकांकी के कथानक में घनत्व रहता है। उदाहरण दोस्तों, आप उदाहरण यदि आपने लिख दिए तो आपके बिल्कुल 1 भी नंबर कटने वाले नहीं है। तो उदाहरण नाटक में आ जाएगा आषाढ़ का एक दिन, ये किसने लिखा है, मोहन राकेश ने, और अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी है। ये क्या है, एक एकांकी है। अब एकांकी की दोस्तों एकांकी की परिभाषा भी आ सकता है। तो एकांकी, 1 अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। ये आकार में छोटे होते हैं और आधा या पौन घंटा में समाप्त हो जाते हैं। इसमें जीवन के खंडचित्र प्रस्तुत किए जाते हैं, किसमें, एकांकी में। एकांकीकार आप देख लेना यहाँ पर रेखा चित्र दोस्तों, रेखाओं से बना चित्र रेखा चित्र कहलाता है। चित्र में जो रेखाएं, मतलब जो अपन चित्र में जो रेखा खींचते हैं, तो चित्र में जो रेखाएं काम करती हैं वही काम साहित्य में क्या करते हैं, शब्द करते हैं। इसमें लेखक प्रत्यक्ष रूप से देखी गई घटनाओं, व्यक्ति या किसी वस्तु की स्मृति के आधार पर कलात्मक चित्रण करता है। तो रेखा चित्रकार ये दिए गए हैं दोस्तों। अब मैं 1 नंबर के बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट आपको बता दे रहा हूँ, बीच में भी प्रश्न, ये 2 प्रश्न है दोस्तों। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है, आपके नॉलेज के लिए आप देख लेना, भले ही पेपर में नहीं आए पर अपने को नॉलेज के लिए पढ़ना है दोस्तों। और नॉलेज के लिए अपन भाग भी सकते हैं, दौड़ भी सकते हैं
और कोई तो बैठ भी जाते हैं। तो हिंदी की प्रथम कहानी क्या है दोस्तों? हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती, आपको ध्यान में रखना है। और हिंदी की प्रथम एकांकी है एक घूंट। आप सभी को इतना बस अभी याद करना है कि हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती और प्रथम एकांकी एक घूंट। तो इंदुमती दोस्तों किशोरीलाल गोस्वामी ने लिखी और एक घूंट जयशंकर प्रसाद ने लिखी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आत्मकथा और जीवनी दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि ये प्रश्न बार बार आता ही है, चाहे त्रैमासिक अर्धवार्षिक हो। तो इस बार भी आपके वार्षिक परीक्षा में आने की 100% संभावना है। तो आत्मकथा किसे कहते हैं दोस्तों? लेखक अपने ही जीवन वृत्त को स्वयं लिखता है और जीवनी में किसी महान व्यक्ति का जीवन लिखा जाता है। आत्मकथा में क्या होता है? अनुभूति की गहराई होती है और जीवनी में विवरण पर ध्यान दिया जाता है। आत्मकथा कथात्मक शैली में लिखी जाती है, जीवनी वर्णनात्मक शैली में लिखी जाती है। इसकी आत्मकथा की एक उदाहरण दे देना दोस्तों, मेरी कहानी। मेरी नहीं, जवाहरलाल नेहरू की कहानी थी वो। किसकी थी? जवाहरलाल नेहरू की। तो मेरी कहानी किसने लिखा? जवाहरलाल नेहरू ने। और जीवनी में क्या जाएगा? कलम का सिपाही अमृत राय। कलम का सिपाही दोस्तों प्रेमचंद को कहा जाता है शायद, तो प्रेमचंद के पुत्र था शायद ये अमृत राय। अब मुझे कंफर्म पता नहीं है, आप कंफर्म कर लेना। अब रेखा चित्र देखते हैं। रेखा चित्र दोस्तों, यदि आपने इस वीडियो को अब तक देखा है तो आप पढ़ने वाले छात्र हैं, पढ़ने वाले छात्र कभी बोरिंग नहीं होते। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को और थोड़ा सा और बताएं, इसे अच्छे से देख लें। रेखा चित्र क्या है? तो रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर भी आ सकता है दोस्तों। रेखा चित्र के चित्र पूर्ण या खंडित भी हो सकते हैं, पर संस्मरण के सदैव पूर्ण होते हैं। रेखा चित्र में सांकेतिक को व्यंजक होता है, संस्मरण अभिधामूलक होता है। रेखा चित्र में कल्पना मतलब कल्पना करके भी अपन उसमें चित्र बना सकते हैं, और संस्मरण सत्य पर आधारित होता है। अब रिपोर्ट आज दोस्तों, ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, तो इस बार भी पूछे जाने की 100% संभावना है। तो रिपोर्ट आज क्या है? जिसे अपन इंग्लिश में रिपोर्ट कहते हैं ना, वही रिपोर्ट आज है। मैंने संक्षिप्त रूप में बता दिया। अब विस्तृत से बताता हूँ। रिपोर्ट आज एक नवीन विधा है जो फ्रेंच भाषा का शब्द है। कौन से? फ्रेंच भाषा का शब्द है। ये आता ही है 1 नंबर में कि रिपोर्टाज फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है रोचक और भावात्मक चित्रण। रिपोर्टाज हाल ही में घटी घटना अथवा लेखक द्वारा प्रत्यक्ष देखी गई घटनाओं का अंतरंग अनुभव के साथ किया गया वर्णन रिपोर्टाज है। तो ये है रिपोर्टाज दोस्तों। अंग्रेजी में इसी से मिलती जुलती हुई रिपोर्ट है, जिसका अभिप्राय किसी विषय का यथातथ वर्णन। दोस्तों आजकल आप देखते होंगे कि टीवी हो, अखबार हो आदि में हर जगह रिपोर्टाज का बोलबाला, यानी कि रिपोर्ट का बोलबाला, न्यूज़ जिसे कहते हैं हम। तो जो छोटी छोटी बातों को भी रसप्रद बनकर लोगों के समक्ष प्रस्तुत करती है, तो वो क्या है? वही रिपोर्टाज है दोस्तों, इंग्लिश में रिपोर्ट। रिपोर्टाज लेखक के नाम यदि पूछा जाए तो आप लिखते हैं ना, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, धर्मवीर भारती। और कहानी उपन्यास दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं आपको तो बता ही दूंगा, आप बिल्कुल देख लो, पर मैं बताऊंगा जरूर। आप तो कहानी क्या है? कहानी में जीवन के किसी एक खंड का चित्रण करती है कहानी, और उपन्यास में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। कहानी में एक ही कथा होती है, उपन्यास में मुख्य कथा के साथ साथ अन्य प्रासंगिक कथाएं भी होती है। और तीसरा, कहानी का आकार लघु होता है, उपन्यास बहुत बड़े आकार में होता है। कहानी कम समय में सघन प्रभाव डालती है, और उपन्यास प्रत्येक स्तर पर वह प्रभावशीलता नहीं होती उपन्यास। तो ये थे पद्य साहित्य और गद्य साहित्य के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। तो पद्य साहित्य के इतिहास और गद्य साहित्य के इतिहास से। तो दोस्तों आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया होगा, पूरा देख लिया तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इनसे कुछ प्रॉफिट हो सके। और दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी आपको यहाँ पर मैं पेपर भी डालने वाला हूँ, जो पेपर वायरल हो गया है दोस्तों क्लास 11th वालों का, हिंदी का। तो आप इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि इसके जस्ट बाद आपके जो वार्षिक पेपर जो कल होने वाला है तो उसे अपलोड किया जाएगा। तो अभी से आप सब्सक्राइब करके रख लें, अभी आधा 1 घंटा के बाद पेपर अपलोड हो जाएगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।